नमस्कार साथियों, अपन लोग चर्चा कर रहे हैं द 10 मिनट शो जो अपन डेली चलाते हैं करंट अफेयर। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उस 5 से 6 क्वेश्चन में लगभग आपके 30 से 40 क्वेश्चन, बल्कि इससे ऊपर भी आप लोगों के क्वेश्चन जो है कुछ स्टैटिक होते हैं, कुछ करंट अफेयर होते हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो अपन 10 मिनट का यहाँ जो शो चलाते हैं उसके लिए थोड़ा सा देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साउथहैम्पटन जो विश्वविद्यालय है इसने भी हाल ही में अपना भारत में पहला विदेशी परिसर खोला है। तो इस विदेशी परिसर को इन्होंने जो है कहां पे स्थापित किया है। देखिए सीधी सी इतनी सी बात है आप लोगों के कि ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है जो है जिसका नाम है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। इसने अपना किसी भी देश में पहला जो है कैंपस खोला है और इस कैंपस के लिए जो है कहां पे खोला है, इंडिया में। और इंडिया में भी इन्होंने कहां पे खोला है आप लोगों के, गुरुग्राम में। इसके लिए कहां पे खोला है आप लोगों के, गुरुग्राम में ये कैंपस आप लोगों का खोला है इन्होंने जो है। तो ये बात आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है। यह सितंबर 2025 में अपना काम करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ये यूनिवर्सिटी जो है वो ब्रिटेन की है और दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उनमें आप लोगों के शामिल होती है यूनिवर्सिटी। अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है यूनिवर्सिटी, तो मेरा यहाँ पे नाम होगा मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि भारत के अंदर जो है सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो यहां पर बेंगलुरु का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या IISc साइंस जो है आप लोगों के बेंगलुरु, ये पूरे भारत की सबसे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। जबकि अगर मैं भारत के अगर इंस्टीट्यूट की अगर बात करूं सबसे बेस्ट जो है, ठीक है, तो वो है आप लोगों का IIT मद्रास जो है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है जो है कि अभी हाल ही में जो आपके साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है इसने अभी अपना पहला कोई फॉरेन कैंपस खोला है और ये कहां पे खोला है, इंडिया के अंदर आप लोगों के। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये यहां एक शब्द लिखा हुआ है कि ये जो विश्वविद्यालय होगा ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों पर चलेगा। अभी आपको ध्यान देना है कि UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या चीज होती है। ये हमारे देश के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं इनके लिए क्या करता है, इनके लिए अनुदान देने का काम करता है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था ये 1956 में हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है और विनीत जोशी कौन है, इसके अध्यक्ष हैं। आपको ध्यान देना है, हर चीज यहां पर मैं नहीं लिख सकता क्योंकि यहां अपन 10 मिनट का शो चलाते हैं। इस 10 मिनट के शो में भी अगर अपन हर चीज अगर बोर्ड पे लिखेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप मुझे यहां पर सुने जो है ठीक से। बाकी अपन जो है इस पे एक आध वीडियो और बनाएंगे, PDF दूसरी जो है उस पे अपन लोग थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे लिख लिख के। ठीक है, यहां पर आप लोग ध्यान से मुझे ओरली सुनिए, तभी 10 मिनट में ये सारी चीजें मैं बता सकता हूं आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे UGC की, यहाँ पर आपको चर्चा मैंने कर दी है, सारी चीजें आपको बता दी हैं। यहाँ एक शब्द और लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर 2020 में आई थी। तो ये जो 5+3+3+2 वाला जो फॉर्मूला है आप लोगों के नई शिक्षा नीति के, अच्छा एक बात और याद रखना, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। कस्तूरी रंगन अभी हाल ही में जो व्यक्ति थे भारत के एजुकेशनलिस्ट थे, इनका भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। एक बात ये याद रखना। अब दूसरी चीज अपने को क्या याद रखना है कि ये पॉलिसी 1986 में हमारे इधर जो शिक्षा नीति अभी तक चल रही थी उसको रिप्लेस करके आई है। देश के अंदर एक और पॉलिसी अभी हाल ही में आई है जिसका नाम है NSPI नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। हमारे देश के अंदर 2036 में जो ओलंपिक गेम्स हैं इनकी होस्टिंग करने के लिए, मेजबानी करने के लिए अपन लोग जो है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल से एक्सपेक्ट ऐसा करते हैं। तो हमारे देश के अंदर अगले जो 15-16 साल हैं, यानी लगभग 10-11 साल हैं, हम देश के अंदर नए खिलाड़ियों को पैदा करें जो है, तो ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर अपने लिए क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इसीलिए 2001 में अपने देश के अंदर जो अभी तक चल रही थी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी उसको रिप्लेस करके अब जो है कौन सी पॉलिसी आ गई है, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 अभी हाल ही में 1 महीने पहले ही आई है। तो ये दोनों पॉलिसियों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें याद रखना है। इसकी स्टैटिक चीजें मैंने आपको बताई दी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है। तो ये पहला परिसर जो है न्यू आपके खुल गया है भारत का पहला। अच्छा, ये भारत के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कुछ विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। जैसे लिखा हुआ है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला गया, भारत का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में खोला गया भारत से बाहर, पश्चिम बंगाल की शांति निकेतन में जो विश्व भारती है इसके लिए यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दे दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नईमा खातून बनी हुई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है पूरी भारत का पहला दिव्यांग जो आपका विश्वविद्यालय है आप लोगों का कहाँ खोला गया है, रांची में, जो कि झारखंड में है।
हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश जो यूनिवर्सिटी है, इसने जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम का भी हाल ही में क्या किया है, अनावरण किया हुआ है, जो एक प्रकार की बायोनिक आंख है जो है। महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो वो है आपका नासिक। अभी हाल ही महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रतन टाटा के नाम पर रख दिया गया है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगी, ये महाराष्ट्र में बनने वाली है। नीति आयोग यानी नीति विश्वविद्यालय की चांसलर कौन बनी है, अमिताभ कांत बने हुए हैं, ध्यान रखना है आपके लिए। जबकि देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे खोला जा रहा है, ये मुंबई में खोला जा रहा है। तो ये बेसिक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो अभी हुई है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक सड़क एक दिन योजना अभी हाल ही में किसने लॉन्च की है, तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर जो रेखा गुप्ता है, यानी बीजेपी की जो सरकार है दिल्ली के अंदर। अच्छा, रेखा गुप्ता की अगर अपन बेसिक चीजें बात करें तो पहले तो अपन यही समझ लें कि एक सड़क एक दिन योजना कहां पास हुई है, दिल्ली में पास हुई है। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली के अंदर किसी एक दिन को टारगेट करके, किसी एक सड़क को टारगेट करके एक दिन उस पर दिया जाएगा, और जो भी पेच वर्क, वहां पे वर्क सजावटी पौधे लगाना, वहां की सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना, वो सारे काम वहां पर किए जाएंगे। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक सड़क एक दिन योजना जो है रिलीज की है। अब सवाल ये कि यहाँ की जो सीएम है वो कौन है, आपके रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है। अब सवाल ये कि पहली महिला सीएम कौन थी, तो आपको यहां ध्यान रखना है जो है कि दिल्ली की पहली महिला सीएम थी सुषमा स्वराज, जबकि दूसरी महिला सीएम थी शीला दीक्षित। तीसरी महिला सीएम अभी हाल ही में मिली है, जिसका नाम क्या है आप लोगों के, रेखा गुप्ता। ये आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें हल्की हल्की सी याद रखना है। अच्छा, एक दो चीजें हम आपको थोड़ी सी और बता देते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, जो 1772 में बनी थी, 1911 तक जो है। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा, एक बात आपको और याद रखना है कि भारत की एक दिन की राजधानी जो है वो प्रयागराज, जो वर्तमान में कहा जाता है, इसका पुराना नाम है इलाहाबाद। इस इलाहाबाद शहर के लिए भारत में एक दिन की राजधानी बनाया गया था, और ये एक स्वर्णिम दिन इलाहाबाद के इतिहास में जो था वो था 1 नवंबर सन 1858 का, जिस दिन एक दिन की राजधानी बना था। तो ये बेसिक चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रख लेना है। दिल्ली भारत का यूनियन टेरिटरी है, इसके लेफ्टिनेंट जनरल हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। ध्यान रखना, दिल्ली सरकार ने रिलीज की एक सड़क एक दिन योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम उम्र क्या कर दी है, 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन 4 देशों का समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो अभी हाल ही में ये जो ब्रिटेन है ना, इसने अभी हाल ही में क्या किया है, जो मतदान की उम्र है, जो आम चुनाव की उम्र है, इसके लिए 18 से घटाकर 16 कर दिया है। इसका ये क्यों किया गया है, ताकि जो युवा हैं, जो टीनेज लोग हैं, जो टीनेजर्स लोग हैं, इन लोगों का ज्यादा से ज्यादा मतदान में क्या हो, पार्टिसिपेशन हो। इसके लिए जो है अभी हाल ही में इन्होंने घटा के ये उम्र की है, आप लोगों के ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अपन कुछ बेसिक चीजों पर चर्चा करते हैं। ये जो मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 इन्होंने ब्रिटेन ने 1969 में की हुई थी, ध्यान रखना आप लोग इस चीज के लिए। जबकि 2025 में 18 से घटाकर अब कितनी कर दी है, 16 कर दी है। इनका उद्देश्य युवाओं की भागीदारी जो है। अच्छा, कुछ ऐसे देश और भी हैं जिसमें 16 साल की उम्र में मतदान किए जा सकते हैं, जाते हैं। ब्राजील है, इक्वाडोर है, क्यूबा है, ऑस्ट्रिया है, माल्टा है, निकारागुआ है, अर्जेंटीना है, स्कॉटलैंड है और अब ब्रिटेन है, ध्यान रखना। जबकि भारत के बिहेव में अगर बात करूं मैं जो है, तो भारत में जो मतदान की उम्र है पहले 21 वर्ष ही हुआ करती थी, लेकिन इसके लिए भी 18 वर्ष किया गया था। उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था आपके जो है, वो कब किया गया था आप लोगों के 1989 में। और ये संविधान संशोधन का नाम है आपके 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत हमारे देश के अंदर वोट डालने की उम्र कर दी थी, कितने वर्ष, 18 साल। अब यहाँ पे मैं एक दो चीजें आप लोगों के लिए बताऊं कि हमारे देश, चूंकि अपन वोटिंग की बात कर रहे हैं, तो याद रखना है हमारे देश के अंदर जो वोटर्स डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी वाले दिन। और 25 जनवरी वाले दिन ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी सन 1950 वाले दिन क्या हुआ था, हमारे देश में जो है निर्वाचन आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अच्छा, देश के एक निर्वाचन आयोग है, हमारे देश के एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। तो मैं आपके इस क्वेश्चन के एवज में आपको यह भी बता देता हूं कि देश के वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो है ज्ञानेश कुमार। इनका नाम जरूर याद रखना जो है, ज्ञानेश कुमार। तो ये मतदान के बारे में विभिन्न प्रकार की चीजें ध्यान जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों के, अभी हाल ही में
जो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है या रियल टाइम में जो पेमेंट करते हैं अपन जो है, इसके आधार पर दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा पेमेंट गेटवे है जो दुनिया के अंदर अमेरिका के यस वीजा को पछाड़ कर जो है दुनिया का नंबर 1 पेमेंट गेटवे बन गया है रियल टाइम में, यानी तुरंत सडनली भुगतान करने में। अब जो है यूपीआई जो कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसे अपन एकीकृत भुगतान प्रणाली कहते हैं, जो है ये अमेरिका के वीजा के लिए पछाड़ कर जो है दुनिया का नंबर 1 पेमेंट गेटवे अब बन चुका है। इस बात को ध्यान रखना कि अमेरिका का पेमेंट गेटवे जो है ना वीजा, ये लगभग 200 देशों में चलता है, लेकिन हमारा जो पेमेंट गेटवे है वर्तमान में 7 देशों में चलता है। 8वां देश जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है, आपके त्रिनिदाद एवं टोबैगो, इसमें स्टार्ट होने वाला है, हस्ताक्षर हो चुके हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हुए थे ब्राजील, ठीक है, आपको याद है जो है। तो अभी जो है ये 7 देशों में चलता है। इसके लिए अडॉप्ट करने वाला दुनिया का पहला देश बना था नेपाल जो है ना, आपको याद रखना है। तो वो 7 देश कौन कौन से हैं अपन थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। दुनिया के अंदर कितने देशों ने अपनाया है इसके लिए? 7 देशों ने। सिंगापुर है, यूएई है, नेपाल है, भूटान, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, और अब त्रिनिदाद एवं टोबैगो भी इसको अपनाने वाला है। जबकि सबसे पहले किसने अपनाया था? नेपाल ने अपनाया था। इस बात को भी आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अमेरिका का वीजा दुनिया का लगभग 200 देशों में चलता है और हमारा सिर्फ 7 कंट्री में चलता है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो है जो यूपीआई है, ये पेमेंट जो है दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे अब बन गया है। अब सवाल ये है कि यूपीआई है क्या, तो इन पे अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल वाले दिन जो है दिल्ली में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। वर्तमान में इसके 26वें जो गवर्नर हैं वो आप लोगों के कौन से हैं, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जो है यूपीआई। तो ये जो आप लोगों का जो आरबीआई है, इस आरबीआई ने जो है अपने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक निगम की स्थापना की थी, एक डिजिटल भुगतान निगम की स्थापना की थी 2008 में, जिसका नाम रखा था अपना क्या, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या हुआ था आगे, एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट आपके कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने 2016 में हमारे देश के अंदर हर प्रकार के बैंक और हर प्रकार के अकाउंटों के लिए एक पाथवे पर लेके आया और उसको क्या नाम दिया, यूपीआई। यानी आप किसी भी बैंक के बने रहे, आपका अकाउंट किसी भी बैंक का हो, कुछ भी हो, आपके लिए पेमेंट करना है तो उसके लिए आपके लिए पूरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना 4 डिजिट या 6 डिजिट का आपको यूपीआई कोड जो है ये स्कैन करना है उस किसी ऐप के माध्यम से, जैसे फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, इनके माध्यम से। और आपके लिए क्या करना है, अपना यूपीआई नंबर ओनली जो है वो टच करना है, अपना यूपीआई आपके लिए दबाना है और फाइनली आपका पेमेंट हो जाएगा और ऐसे ही रिसीव हो जाएगा। तो ये सुविधा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के माध्यम से एनपीसीआई के रूप में किसके कब दी थी आप लोगों के, 2016 में दिए हुए थे। तो ये है यूपीआई जो कि पेमेंट गेटवे है इंडिया का जो है। इस पेमेंट गेटवे ने अब पूरी दुनिया के पेमेंट गेटवे को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, सबसे मेन चीज 640, यस याद रखना आप लोग, मिलियन में है ये आंकड़ा। हमारे यहां पे एक दिन में जो पेमेंट किया जाता है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ठीक है, डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन मिलियन, हम जो है 640 मिलियन से ऊपर पेमेंट करते हैं एक दिन में यूपीआई से। जबकि अमेरिका का वीजा जो 200 देशों में चलता है आपका, ये 639 मिलियन, कितना आप लोगों के 639 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन करता है। यानी हम जो है ये वीजा को पीछे छोड़ के अब जो है क्या कर दिए हैं, अब जो है यूपीआई के लिए आगे कर दिए हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा वन टाइम, एक दिन में जो है रियल टाइम पेमेंट गेटवे बन चुका है यूपीआई। याद जरूर रखिएगा इन सब चीजों के लिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगर अपन लोग चर्चा करें यूपीआई के बारे में, मैंने सारी चीजें यहां पर लिख दी हैं, ठीक है। सबसे पहले नेपाल, यूरोपीय देश पहला कौन है, फ्रांस है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजें देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अभी हाल ही में अदिति चौहान ने संन्यास लिया, इनका संबंध किस खेल से है। देखिए अदिति चौहान की अगर मैं बात करूं तो ये भारत के एक फुटबॉलर हैं और अभी हाल ही इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1937 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बना हुआ है और इसके चेयरमैन कौन है आपके, कल्याण चौबे। ध्यान रखना
कौन है आपके? कल्याण चौबे। तो ये आप लोगों के भारत का है जो है। अगर मैं बात करूं फीफा की जो है, तो फीफा दुनिया के अंदर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में बना हुआ है, आपको ध्यान देना है। और इसके चेयरमैन है जियानी इन्फेंटिनो, या इसके अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना, डायरेक्टर जनरल है फीफा के जो है। फीफा हर 4 साल में फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाता है। 1930 में पहली बार इसने वर्ल्ड कप करवाया था। इसके लिए जीता था उरुग्वे ने, अर्जेंटीना को हरा के। अभी हाल ही में पिछले साल 2024 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आप लोगों का, ठीक है। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप है आप लोगों के कहां पे हुआ था? कतर में हुआ था, आपको ध्यान देना है। ये कब हुआ था आप लोगों के? सन 2022 में। कब हुआ था आपके? 2022 में। अब चूंकि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होना है, और ये अब जो होगा वो 4 देशों में, वो 3 देशों में होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, जिसमें आप लोगों के कनाडा है, अमेरिका है और मैक्सिको है। इसके बाद में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये एक्चुअल में अगले 4 साल बाद होगा, और ये आप लोगों के होगा कुछ यूरोपियन कंट्री, कुछ अफ्रीकन कंट्री जैसे पुर्तगाल है, आपके मोरक्को है, स्पेन है, इनमें होगा आप लोगों का। और इसके बाद जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो आपका 2034 में होगा, और ये होगा सऊदी अरेबिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कतर में जो हुआ था ये 22वें नंबर का था जो है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप की अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट जो फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था इसको अर्जेंटीना ने जीता है। और अभी हाल ही में फीफा ने विश्व के जो फुटबॉल खेलने वाले जो देश है इनकी सूची रिलीज की थी, जिसमें जो है दुनिया का नंबर 1 कंट्री कौन बना था आप लोगों का? ये बना था अर्जेंटीना। यहाँ के फुटबॉल दुनिया में नंबर 1 पे आती है। इसके बाद अच्छा, कुछ अन्य प्लेयरों ने भी संन्यास लिया हुआ है, जैसे अचंता शरद कमल है, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, स्टीव स्मिथ हैं आप लोगों के, ये क्रिकेटर हैं। कुछ आपके दिए हुए हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अदिति चौहान ने भी हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया, और ये गोलकीपर थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे आपका कब मनाया गया? तो देखो सीधी बात यह है कि हर साल आप लोगों के 20 जुलाई वाला दिन अपन लोग मून डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आपके 20 जुलाई 1969 में पहली बार चंद्रमा पे जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके सहयोगी एडविन डी एल्ड्रिन ने रखा था, और चंद्रमा पे उतरने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। बस इन्हीं की याद में हर साल जो है अपन क्या मनाते हैं? चंद्र दिवस मनाते हैं। आप लोग ध्यान रखना है, मून डे मनाते हैं। अच्छा, भारत ने चंद्रमा के लिए 3 मिशन भेजे, उनके भी याद रखना आप लोग। चंद्रयान 1 जो 2008 में भेजा, चंद्रयान 2 आपके 2019 में भेजा, दोनों फेल रहे, और चंद्रयान 3 अपन ने भेजा 2023 में। हम सक्सेसफुल रहे, और चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला भारत जो है दुनिया का 4था देश बन गया था, जबकि चंद्रमा के धरती पर साउथ में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। कौन जो है? इंडिया। तो याद रखना है ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। अच्छा, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन डी एल्ड्रिन जो है ना, ये जो है अमेरिका के अंदर जो नौसेना है उसके अधिकारी हुआ करते थे। अच्छा, इनके बारे में याद है 2013 में इनकी मृत्यु हो गई है जो है ना, ये एक्सपायर हो गए। इनके बारे में थोड़े सा याद रखना, पहले व्यक्ति थे ये, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी। थैंक यू सो मच। नए वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी कल जो है।